कि ऐसा क्या है कि राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं तो वो उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक के बाद एक सीरीज चली आती है सत्ताधारी दल की ओर से। लेकिन देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जब सवाल होता है तो सत्ताधारी दल बिल्कुल खामोश रहता है। सिर्फ खामोश रहे तो भी एक बात समझ में आती है, पत्रकार के सवाल सुनकर मंत्री दौड़ने लगती हैं, भागने लगती हैं, पत्रकार दौड़ाने लगते हैं। अब क्या कहा जाए, पत्रकार दौड़ा रहे थे वैसे इस घटना को देखा जाए, या मंत्री भाग रही थी वैसे इस घटना को देखा जाए। ये घटना है बहुत महत्वपूर्ण। मीनाक्षी लेखी जी जो हैं वो भाग रही हैं, थोड़ी देर में हम उस विजुअल को भी दिखाएंगे आपके सामने। लेकिन चर्चा पूरे मुख्य धारा की मीडिया में यही है कि राहुल गांधी ने देश का अपमान कर दिया। अब किन शब्दों से अपमान हुआ ये बहुत क्लियर नहीं है। दलितों और मुसलमानों को एक बराबर विकास की धारा में पिछड़े रहना बताना देश का अपमान है, या फिर उनकी सभा में किसी ने खालिस्तान का नारा बुलंद कर दिया, इससे देश का अपमान हुआ है। खालिस्तान का नारा बुलंद करना तो वाकई आपत्तिजनक बात है, लेकिन ये नारा बुलंद हो रहा है अमेरिका की धरती पर, तो इसके लिए क्या राहुल गांधी जिम्मेदार? क्या राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए किसी ने ऐसा नहीं करवाया होगा? और अगर ऐसा हुआ है तो भारत सरकार की ओर से अमेरिका के सामने कौन सा विरोध का संकेत दिया गया है, किस तरीके से विरोध किया गया है? क्यों कनाडा हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इन जगहों पर भारत के खिलाफ में खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी होती है, बैठक होती है, काम होता है, उस पर कभी भारत की ओर से बोला नहीं जाता, प्रतिवाद दर्ज नहीं कराया जाता। तो ये क्या राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार है? ये सवाल भी राहुल गांधी से ही पूछे जा रहे हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बड़ा पैनल है, रोज की तरह हम आपको रूबरू कराते हैं बिना देरी किए हुए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक के बाद एक। सत्यदेव चौधरी जी आदरणीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोज की तरह। अनिल गुप्ता जी हर रोज हमारी बहस का हिस्सा होते हैं और उन्हें भी आप बहुत संजीदगी के साथ सुनते हैं, संजीदगी से बोलते हैं। पीयूष पंत जी हमारे साथ कुछ दिनों बाद जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और पीयूष पंत जी बहुत मुखरता के साथ, प्रखरता के साथ बोलते हैं। क्या हम में से कोई भी अगर कुछ भी उनको लगेगा कि गलत है तो वो अपनी बात बोलेंगे, वो स्पष्टता रखते हैं। हमारे साथ युवा पत्रकार ओमनाथ जी जुड़े हुए हैं। ओमनाथ जी बहुत स्पष्ट रूप से बात रखने के लिए जाने जाते हैं, और जाने क्यों नहीं जाएंगे भाई, आप विनोद दुआ जी के साथ काम कर चुके पत्रकार हैं तो कुछ तो असर होगा ही। तो चलिए आज बात शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले पीयूष पंत जी के पास आ जाना चाहता हूँ, बहुत दिन के बाद आए हैं तो मैं चाहूंगा कि बार बार आए, इसलिए मैं उन्हीं के पास पहले आऊंगा। पीयूष पंत जी, जो फिजा बन रही है देश में, भाई हमारे महिला पहलवान हमारी बैठी हुई हैं दिल्ली पर, उनके लिए बोलने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है, लेकिन राहुल गांधी कुछ बोलते नहीं है कि लोग टूट पड़ते हैं। ये क्या है? ये संवेदनशीलता है या संवेदनहीनता है? इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए प्रेम जी, पूरी तरीके से ये संवेदनहीनता है। कोई भी जो थोड़ा सा भी व्यक्ति जो समझ रखता है उसको ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो है कि उन बालिकाओं के प्रति जो है ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब जो है पूरी तरीके से, तो खासकर प्रधानमंत्री जो पूरी तरीके से जो है इनसेंसिटिव है इस मुद्दे पे। ये गंभीर मुद्दा है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है। खुद वो महिलाएं और साधारण महिलाएं नहीं है, वो महिलाएं जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है लगातार।
और वो लगातार महीने भर से बैठी रही और उसी दिन जिस दिन नई पार्लियामेंट का जो है कि लेकिन पीयूष पंत जी, डेडिकेशन हो रहा था। पॉक्सो एक्ट लगा है तो मेरे ख्याल से छेड़छाड़ बोलना थोड़ा बहुत हल्का हो जाएगा मामले को समझने समझाने के ख्याल से। जी निश्चित रूप से क्योंकि पोस्ट तो लगा हुआ है, क्योंकि इसलिए क्योंकि एक उनमें से जो खिलाड़ी है वो नाबालिग है। हालांकि उसको अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने ये कह दिया है, किस तरह से देखिए पुलिस का भी अब इस्तेमाल हो रहा है। उधर से जो है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि जो अब तो जांच पुलिस के पास है, दिल्ली पुलिस के पास है, अगर वो दोषी पाती है तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। इधर पुलिस का स्टेटमेंट आ रहा है कि जो नाबालिग लड़की जो कह रही कि वो नाबालिग है, वो नाबालिग नहीं है, वो बालिग लड़की है, इसलिए लेकिन पोस्टपोनेट थोड़ा उसको सा रोकते नहीं हुए पीयूष जी एक बारीकी जरूरी है स्पष्ट करनी। पुलिस ने ऐसा कहा है ये अभी तक सामने नहीं है। हमारे एएनआई ने सूत्रों के हवाले से, पुलिस के टॉप लेवल सूत्र के हवाले से ऐसा कह दिया है। अब ऐसी पत्रकारिता जिससे पीड़ित को नुकसान हो, वो सूत्रों के हवाले से जानकारी क्यों दी जा रही है, मेरी समझ से मेरी समझ में आ रहा है, जनता की भी समझ में आएगा, मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन ये स्पष्टीकरण देना जरूरी था। जी पीयूष पंत। निश्चित रूप से प्रेम जी, ये भी इस पे भी सवाल उठता है, और खासकर इस तरह जो मीडिया एजेंसीज हैं उनपे जो सरकार के लिए ही काम करने लगी हैं अब, उनपे भी सवाल उठता है कि आप किस बात के जो खबरी खबरी आप एजेंसी क्यों हो भाई? आप जो है जो 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 पुख्ता खबर है उसको लेके आओ ना। आप पूरे जो है आप तो सप्लाई करते हो, पूरे 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 खबरों की दुनिया में आप खबर देते हो, ये माना जाता है कि आप ऑथेंटिक हो, क्योंकि आपका नेटवर्क इतना ज्यादा है। और आप इस तरह कहोगे कि सूत्रों से पता लगा है, ये अनसर्टेनिटी किस बात की? इसके मतलब कोई ना कोई इंटेंशन है। उधर देखिए वहीं पे जो है कि खुद ये बात उठा दी है उसने, ब्रजभूषण शरण सिंह ने, और वहां पे उसने जो है अयोध्या के जो जो संत, किस तरह देखिए धर्म धर्म और अपराध का गठजोड़ किस तरह से हो जाता है जब सत्ता में जो है कि धर्म का दखल बढ़ता है। तो ये हमको दिखाई देने लगा है। अब वो जो है अयोध्या के जो जो वहां के महंत लोग हैं, उनका भी एक वक्तव्य आया है कि, और उसने ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि वो लोग इसके लिए सरकार से मांग कर रहे हैं और लेटर लिखा है सरकार को कि जो है पोक्सो को जो है कि हटाया जाए, जो है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से उस पर अमेंडमेंट किया जाए। उसकी धाराएं कुछ ऐसी हैं जिसका कि दुरुपयोग, ये कहा जा रहा है कि दुरुपयोग करते हैं जो है कि जो पीड़ित लोग उसका। तो इस तरह से पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि ताकि जो कड़ी सजा होती है उसमें जो है उससे उनको मुक्त दिलाई जा सके उसके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इनसेंसिटिव है, और अपराधियों को शरण देने प्रधानमंत्री जो आज जो है राहुल गांधी की बात पे जो भाजपा के लोगों को ये लग रहा है कि अपमान किया गया है, जबकि उन्होंने ये बात कही है कि प्रधानमंत्री की एक आदत है कि वो अपने को सबसे बड़ा विद्वान मानते हैं और हर हर बारे में बोलना चाहते हैं, बताते हैं, और इस तरह से बताते हैं कि ऑथेंटिकली, जबकि फैक्चुअली बहुत चीजें बहुत गलत होती हैं। उसी की तरफ एक इशारा करते हुए जो है कि राहुल गांधी ने ये बात कही थी जिसका बहुत बुरा लगा है। लेकिन ये बुरा नहीं लग रहा है कि किस तरह से जो है ब्रजभूषण शरण सिंह जो है आपका खुला घूम रहा है और उसको जो है कि अरेस्ट नहीं कर पा रहे। मोदी जो है इस तरह की बातें करते हैं, जो मोदी के लिए जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं और राहुल गांधी को कह रहे हैं कि वो तो बाहर भागे रहते हैं, मोदी तो इस देश के हैं और देश के प्रति उनका प्रेम है, और ये जो है तमाम बातें जो कह रहे हैं और राहुल गांधी को बहुत ज्यादा इस तरह की अपशब्द बोल रहे हैं, तो वो मोदी से क्यों नहीं पूछ रहे कि मोदी कहाँ चले गए? वो मोदी जो जो है जी महिलाओं के लिए बात, बालिकाओं के लिए बात करते थे, और जो है कि वो इसके मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह और टेनी जैसे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो है जिसपे अब तमाम आरोप हैं, उनको प्रश्रय वो दे रहे हैं लगातार। यही टेनी के साथ हुआ था, उनको कैबिनेट से नहीं हटाया, उनका रेजिग्नेशन नहीं लिया, यही ब्रजभूषण शरण सिंह करे। तो इसके मतलब प्रधानमंत्री जो ये दिखावा करते हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं और जो है कि उनका कोई मुकाबला नहीं है, तो आखिर वो किस दबाव में क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल जी है। जी ब्रजभूषण शरण सिंह जी जैसे जी और जैसे टेनी जैसे लोगों के दबाव में वो आखिर हैं क्यों कि उनको उनपे कोई एक्शन नहीं ले पा रहे पीयूष हैं? जी, जी पीयूष जी एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि क्यों सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी नहीं होती है, और जो उत्पीड़क हैं, जिन पर बहुत सारे आरोप हैं, जो हिस्ट्री शीटर हैं, जो संसद में भी हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, तो जाहिर बात है सरकार उनके साथ खड़ी है। तो पीड़ितों को इस लोकतंत्र में कैसे न्याय मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। और मैं इस सवाल के साथ सत्यदेव चौधरी जी के पास आता हूँ। चौधरी साहब,
अनम्यूट कर लेंगे प्लीज, अनम्यूट कर लेंगे। धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, हम 2-3 दिन से, 4 दिन से या कुछ टाइम पहले से भी इन महिलाओं खिलाड़ी, हमारी बहन बेटियों के खिलाड़ियों के प्रति जो भी व्यवहार कर रही है पुलिस या सरकार, इसके बारे में तो हम बहुत सारी बातें सुन चुके हैं। अब ये देखिए, इसका ये बिल्कुल उसी तरीके का उदाहरण है जैसे महाभारत के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और सबसे ज्यादा से ज्यादा सत्ताधारी और शक्तिशाली भारतीय लोग उसको देखते रहे, उस दृश्य को, और कुछ भी नहीं कर पाए, ना कुछ उन्होंने किया। कर सकते थे लेकिन फिर भी नहीं किया। करीब करीब उसी तरीके का दृश्य आज हम देख रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों का उत्पीड़न के शिकायत के ऊपर जिस प्रकार ये सत्ताधारी और उनके समर्थक सांसद बैठे एकदम चुप हैं, और यहाँ तक कि विपक्षी लोग भी बिल्कुल चुप हैं। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि हमारे सारे भारत के लोग, चाहे वो सिविल सोसाइटी हैं या कोई भी हैं, मैं ये बिल्कुल कहने में कुछ भी मुझे परहेज नहीं हो रहा है कि वो सबके सब चुप हैं। सारे के सारे पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, क्या देख रहे हैं इस टाइम पर। अरे भाई, इतना उत्पीड़न, इतना अन्याय होने के बाद भी वो सहन करने की भी कोई सीमा होती है। लेकिन जिस तरह से हमारे को इसका एक समाधान खोजना पड़ेगा, ये केवल एक व्यक्तियों के ऊपर, कुछ व्यक्तियों के भरोसे ये सारे का सारा अन्याय और दोष नहीं हो रहा है। जिस प्रकार महाभारत के अंदर एक ऐसे युग पुरुष ने अवतार लिया जिसने अन्याय के बदले में न्याय दिया, असत्य के बदले में सत्य दिया और अधर्म के बदले में धर्म का पक्ष लिया। इसी प्रकार हमारे को आज एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, मैं ये समझता हूँ कि ये सारा का सारा जो प्रकरण हो रहा है वो एक राजनीतिक व्यवस्था के कारण ही है। हमने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार किया हुआ है जिसके अंदर किसी प्रकार का भी अन्याय हो, किसी प्रकार का भी असत्य हो, किसी प्रकार का भी अधर्म हो, हम उसको सहन कर लेते हैं और फिर उन्हीं लोगों को हम वोट देकर उनको फिर सरकार बनाने का अवसर दे देते हैं। नहीं तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे जो सांसद में आ गए, हमारी सांसद के अंदर हमारे चुने, हमने ही तो चुना है ना इनको, और यही लोग फिर कानून बनाते हैं हमारे लिए। और इस तरीके के सांसदों की यहाँ पर अनगिनत हैं, कोई खाली अकेले ही नहीं है। आप एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए, कितने लोग ऐसे भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं हमारी सांसद के अंदर जिनको हम चुनते हैं। तो ये तो एक हमारी चुनने की प्रक्रिया में या जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसी के अंदर दोष है ना। तो जिस प्रकार उस समय महाभारत के अंदर एक ऐसे युग पुरुष ने अवतार लिया, इसी प्रकार हमारे को आज की राजनीतिक व्यवस्था में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का अवतार लेना पड़ेगा जिससे कि ये सारा भेदभाव, पक्षपात और अन्याय समाप्त हो जाए। विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों के ऊपर, हमारी महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार होते हैं, यौन उत्पीड़न होता है, तो इससे ज्यादा शर्म, इससे ज्यादा निर्लज्जता और क्या हो सकती है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी समाज के लिए। आज हम कहीं पर भी जाएं, विश्व में जाएं, हम लोग हमारे से यही तो पूछेंगे ना। अगर हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो हम एक ऐसे समाज से जा रहे हैं, एक ऐसे देश से जाएंगे, वहां पर लोग हमारे से सवाल करेंगे, क्या जवाब देंगे आज हम उनको? आप तो तो ये चौधरी तो साहब आपको, यूरोप की यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। जरूर हाँ, हमारा ध्यान रहेगा कि यूरोप में अभी भारत को लेकर के कौन से विचार मन में है, क्या जानना चाहते हैं भारत के बारे में, आपका अनुभव जी, हम लोग जानना चाहेंगे। हाँ, फिलहाल मैं आपकी इजाज़त से तो अनिल हम्म, गुप्ता जी के पास आगे बढ़ रहा हूँ। हम्म, अनिल गुप्ता जी कह रहे हैं सत्यदेव चौधरी जी कि बहुत शर्मिंदगी की दौर से हम गुजर रहे हैं। हमारी बेटियां यौन उत्पीड़न की शिकायत कर रही हैं अपने ही सांसद के खिलाफ, अपने ही
कुश्ती फेडरेशन के प्रमुख के खिलाफ, जिनकी शागिर्दगी में, जिनके सानिध्य में, जिनके संरक्षण में उनको खेलना था, फलना फूलना था, उन्होंने तो उनके ही विरोध में एक ऐसा काम कर दिया जो घृणित है। और इस आरोप को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा है। अनिल जी, थोड़ी सी अपडेट के साथ में बात करना चाहूंगा कि जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो पूरी दुनिया में पहलवानी का ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक बयान जारी करके इन पहलवानों के साथ हुए व्यवहार पर दुख जताया है, निंदा की है और ये कहा है कि जो जांच कमेटी बनी थी उसने क्या रिपोर्ट दी। ये कहा है कि पुलिस ने इनको घसीट करके जो ले जाई गई, जो दुर्व्यवहार हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उससे वो चिंतित हैं। और वो ये कह रहे हैं कि भारत के जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसको सस्पेंड कर देंगे अगर 45 दिन के भीतर चुनाव नहीं होता है। आपको पता है कि चुनाव रुका हुआ है, कमेटी भंग हो चुकी है। और साथ में आप ये भी है कि अगर निलंबन हो गया तो इसका मतलब है कि तिरंगा लेकर के हमारी खिलाड़ी विश्व मंच पर पहलवानी के दंगल में नहीं उतर पाएंगी, तिरंगा लेकर नहीं उतर पाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या वो देश का अपमान नहीं होगा कि राहुल गांधी ने कुछ कह दिया, वो अच्छा कहा बुरा कहा, उससे देश का अपमान हो रहा है। जी अनिल गुप्ता जी। प्रेम जी, आपके प्रश्न के उत्तर से पहले मैं आज आपका जो विषय है कि राहुल गांधी के बयान पर वही भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और नेतृत्व बोलने लगता है और जनहित और जन सरोकार के मुद्दों पर वो खामोशी बरत लेता है। इस पर बोलना चाहूंगा, उसके बाद में फिर आपकी बात को उत्तर दूंगा। हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में, उसको कह सकते हैं भारतीय मनीषा में, 5 मत्सरों का उल्लेख आया है। ये मत्सर हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। जब ये मनुष्य में एक भी मत्सर आता है तो पहले तो बाकी शेष मत्सर अपने आप चले आते हैं और एक ही मत्सर मनुष्य को नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। मुझे लगता है कि वर्तमान बीजेपी नेतृत्व इन 5 मत्सरों का शिकार है और खास तौर से अहंकार, माने मद जो है ना, मत्सर एक मद है, अहंकार। इस अहंकार की परिणति ये होती है कि विवेक शून्य हो जाता है। उनको यह विवेक ही नहीं रहा है कि हमारे हित में क्या है, हमारे अहित में क्या है, देश का हित किस में है, देश का अहित किस में है, भूल गए। क्योंकि उनका विवेक शून्य हो गया है, विवेक समाप्त हो गया है। इसलिए उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं कि हमारे महिला पहलवानों को, जो अंतर्राष्ट्रीय मेडल विजेता हैं, उनके साथ न्याय हो रहा है या नहीं। हमारे प्रशासन की ख्याति देश में और देश के बाहर कैसी बन रही है, इसकी भी उन्हें कोई चिंता नहीं है। जब मद होता है तो यही होता है, उनको नहीं पता है कि इसका परिणाम क्या होगा। अब दूसरी बात यह है कि जब विवेक नष्ट हो गया तो उनको ये विवेक कहाँ है कि हमारी पार्टी का क्या होगा, हाँ हमारे भारत के सम्मान का आगे आने वाले समय में क्या होगा, हमारे खिलाड़ी तिरंगा लेकर के ओलंपिक के मैदान में उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे, इन बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं। तो फिलहाल उनकी धारणा ये बन गई है कि हम अपराजेय हैं। आप जो बोल रहे हैं उसकी पुष्टि के लिए वो वीडियो हम चला देना चाहते हैं जो आज बहुत चर्चा में है, बस एक थोड़ी समय के। मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? चलो
मैम रेसलर्स अपने मेडल बहा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी? कानून नियम प्रक्रिया चल रही है। मैम लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, आप महिला सांसद हो के कुछ बोलना। मैम महिला सांसद होकर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं इस मुद्दे पर? जी, अब मुझे कुछ नहीं बोलना है, आप बोलें। मैं जो बात कह रहा था ये उसका जीता जागता उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर के उनके सारे मंत्री, सांसद, विधायक, पार्टी के संगठन में कार्य कर रहे कार्यकर्ता कोई भी प्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री स्वयं टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। सबसे पहले 2014 में ये बात, प्रेम जी आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये बात मुझे सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय तत्कालीन सह सर कार्रवाई कृष्ण गोपाल ने मुझे बताई थी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर तो टेलीप्रॉम्प्टर से बोलता है। और दूसरी ओर जिस कांग्रेस नेता राहुल गांधी की छवि पप्पू के रूप में इन्होंने बनाई, वो प्रेस से, भारतीय प्रेस से, भारत के बाहर से की प्रेस से, माने विदेशी मीडिया से खुलकर बातचीत करते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर के धारा प्रवाह भाषण देते हैं। तो जो विद्वान है उसकी इमेज तो मूर्ख के रूप में बनाने की इन्होंने कोशिश की। जब इस प्रकार की निम्न स्तर की सहकार के बजाय टकराव की राजनीति की शुरू की तो उसके परिणाम तो अच्छे मिलने नहीं है। मुझे दुख है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे अत्यंत राष्ट्रभक्त विद्वान नेताओं द्वारा पोषित पल्लवित इस पार्टी का ये हश्र होगा, मैं नहीं सोच सकता था। जी प्रेम जी। जी, मैं ओमनाथ जी के पास आ रहा हूँ। ओमनाथ जी, हम गंभीर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा इस बात को लेकर है कि फिजूल की बातें देश में मुद्दा बन जाती हैं। पूरा मीडिया, पूरी सबसे बड़ी पार्टी सब उसके पीछे पड़ जाती हैं और जो गंभीर मुद्दे हैं उसको दरकिनार कर दिया जाता है। वास्तव में गंभीर मुद्दों को दरकिनार करने के लिए ही ये काम होता है और ये अनवरत हो रहा है। हम सब लाचार हैं, मूक दर्शक हैं, उसको देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जो सत्यदेव चौधरी सर ने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था नहीं बदलेंगे तो यही चीजें तो होती ही रहेंगी और हम बस छाती पीटते रहेंगे। आप क्या समझते हैं ओमनाथ जी? देखिए प्रेम जी, पहले तो हम आपको बता रहे हैं, जैसे वो हम वीडियो देखे तो हमको बहुत तेज हंसी आई और थोड़ा दुख भी हुआ, तरस भी खाए कि ये क्या है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के फवाद चौधरी भागते हुए सेम इसी तरीके से दिखे थे। अब वो उनके पीछे वहाँ की पुलिस रही होगी, सेना रही होगी, जो इमरान खान के कैबिनेट में मंत्री थे, सूचना टेक्नोलॉजी कुछ मंत्री थे, और वही हाल इनके पीछे पत्रकार भाग रही है। अब मान लीजिए हम एक जैसे नेता जो अगर जो गांव समाज से जो जुड़ के आए हैं, वो जो ग्रामीण परिवेश की राजनीति किए हैं, किसान की राजनीति किए हैं, मजदूर संघ की राजनीति किए हैं, उनसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो हो सके वो मैंने नहीं समझ पाते कि क्या कानूनी प्रक्रिया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और सांसद हैं, मंत्री हैं, इनको इतना भी मैं वही सत्यदेव चौधरी जी जो कहते हैं कि हम कैसे कैसे को चुन लेते हैं और क्यों चुनते हैं। जब वो पत्रकार अगर सवाल पूछ रहा है तो वो भी तो एक आम नागरिक ही है। ऐसा नहीं कि पत्रकार होने से कोई हमको ज्यादा कोई सुख सुविधा और वो एक तगमा मिल जाता है, वैसा नहीं है। हम पब्लिक की बात करने के लिए उनसे पूछे, वो एक बार इतनी पढ़ी लिखी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, एक बार रुक के तो कम से कम जवाब दे देती। और उसके बारे में एक महिला भी है ऊपर से, तो उनसे ये यहाँ तक नहीं। ओमनाथ जी, किसका डर होगा? किस डर से वो नहीं बोल? सर डर की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने डर की बात है। इन लोगों को उसको ये बहुत छोटे स्तर पे देख रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है
कि वो पब्लिक वो उसको एक हरियाणा से जोड़ के देख रही हैं, हमको जहां तक लग रहा है। लेकिन डर होगा प्रशासन का, जिनके अंडर में वो डरी हुई काम कर रही है, किसी के डर से तो भाग ही नहीं है। ओमनाथ जी, मंत्री को प्रशासन का डर क्यों होगा? नहीं, प्रशासन नहीं, मैंने जिनको जिनको वो मान रहे हैं, जिनके लिए वो काम कर रही हैं, तो वो उनके डर से ही तो भाग रही है कि कहीं कुछ बोल देंगे तो जो नौकरी कर रहे हैं वो कौन, हम तो जान रहे हैं कि वो जनता के लिए काम कर रही है। आप क्या बोलना चाहते, किन के लिए काम कर रही है, किन से डर रही है? सर, जिनके नेतृत्व में वो काम कर रही हैं, अब आप नाम खुलवाइएगा कि पीएम पीएम पीएम, तो ये क्या सब कोई जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं, बच्चा बच्चा जान रहा है। सर, आज के डेट में कोई घटना घटती है तो हो सके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास टीवी के माध्यम से थोड़ा देर से पहुंचे, लेकिन जो नए लड़के हैं उनके पास मिनट सेकंडों में पहुंच जाता है। तो इनके भागने का भाग मिल्खा भाग जो हम लोग देख रहे थे, वो अगर रुक के कुछ बताती तो ज्यादा अच्छा होता। नहीं बताई क्योंकि उसको ये तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन इनको पता नहीं है वो जितने युवा खिलाड़ी हैं वो सब उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और जैसे चौधरी जी कह रहे थे कि जो अगर हम सही तरीके से चुनेंगे ही नहीं तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे। अब ब्रिजभूषण सिंह शरण सिंह जो उसके अध्यक्ष रहे हैं, उनका आप भाषण सुन लीजिए, वो क्या बोलते फिरते हैं। और एक ताज्जुब की बात है कि ये सूत्र के हवाले से जो खबर चला रहे हैं, अभी 15 दिन बाद स्टेटस रिपोर्ट दिल्ली पुलिस सौंपेगी कोर्ट में, कोर्ट के आदेश पे हुआ है। तो अगर वो बता रहे हैं कि इसको खारिज किया जाएगा तो आप देर क्यों कर रहे हैं, 15 दिन का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अगर आपका तैयार हो गया है तो आप उसको सौंपिए। अगर तैयार नहीं हुआ है तो ये सूत्र के हवाले से अफवाह कौन उड़ा रहा है, या इसको अफवाह भी तो मान सकते हैं ना, कि जो लोग उनके प्रति सहानुभूति खिलाड़ी के प्रति रखते हो उनको भड़काया जाए, उनको वहां से मोह भंग कराया जाए। एक लाइन बस आपकी बात पे जोड़ते हैं कि वस्तुतः आप सही बोल रहे हैं कि मीडिया एएनआई क्या है? एएनआई से दूसरे लोग न्यूज खरीदते हैं। एएनआई हाँ, एजेंसी है, सोर्स है, एजेंसी है, बिल्कुल सोर्स है। तो सोर्स ही इतना कच्चा है तो, और मूल बात है कि ये बात बोलने की जरूरत क्यों है, कि अपुष्ट खबर को बताने की जरूरत क्या है? वही कहना है। तो किसको फायदा होगा इस खबर से? इस खबर से आंदोलनकारी महिला पहलवान जो को है नुकसान वो होगा, हतोत्साहित होंगी, वो उनका बिल्कुल लोग निराश होंगी। तो क्या खबर देने वाले उनको निराश करना चाहते हैं? ये बड़ा बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम जी, अनुराग ठाकुर जी का आज बयान आया है, वो इस बात की जांच नहीं कर रहे हैं कि एक्यूज को किस प्रकार से चार्जशीट किया जाए कोर्ट में। वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि इस आंदोलन, महिला पहलवानों के आंदोलन के पीछे कौन सी शक्तियां हैं, इसकी जांच की जा रही है। सरकार के मंत्री का बयान है, इस पर विश्वास करना पड़ेगा। जी ओमनाथ जी, देखिए वही हो रहा है कि माने सारे लोग ये लगे हुए हैं कि इसको दिशा बदल दिया जाए। माने अब पीछे कौन है वो बाद में हम पता कर लेंगे। अगर अनुराग ठाकुर होते तो बोलते कि जो अभी तो मैंने वो जो पोस्को एक्ट लगा है किसी और पे लगे तो तुरंत उठा के लेके चली जाती है पुलिस, उनको लेके चली जाए, उसके बाद वो अपना जांच रिपोर्ट तैयार करे, उसके बाद जो फैसला हो वो सुनाए। तो ये सब एक आंदोलन को कमजोर करना। खिलाड़ी नए हैं तो कोई वो तो बार बार प्रोटेस्ट तो कर नहीं रहे हैं, वो पहली बार अपनी बात रखे हैं। जब उनकी बात पुलिस में नहीं सुनी गई तब वो कोर्ट गए, तो वहां से उनको बोला गया एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी इतना समय लग रहा है, और जो जिन पे आरोप लगा है वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये मजाक नहीं लगता है? मजाक लगता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। एक जो मेडल ला रहा है, अब ब्रिजभूषण शरण सिंह बोलते हैं कि जब से हम आए हैं तब से टोटल कॉमनवेल्थ में 7 मेडल आया है, पहले 2 लाया है। तो क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह लेके आए हैं वहां फाइट करके? यही जो लोग बैठे हुए हैं वही तो लेके आए हैं। 2 से 5 किए, 7 हुआ टोटल, इनके कार्यकाल में 5 आया। अरे आपका कौन सा कार्यकाल तो खिलाड़ियों का हुआ ना, कि जो इस टर्म में खेला, ये खेला वो। बोल सकते हैं कि जो लोग खेले हैं उनके कार्यकाल में आए हैं। आपके जगह पे अगर प्रेम जी होते, हम होते, तो जो काम करते वो करते, मेडल तो खिलाड़ी लेके आए। तो आप अपने कार्यकाल का पीठ क्यों थपथपा रहे हैं?
ये सारा चीज आंदोलन को कमजोर करना, पुलिस के द्वारा उनको परेशान करना, ये सब पब्लिक देख रही है। लेकिन घूम फिर के बात वही आती है कि हम कैसे लोगों को चुनते हैं। बताइए इन पे कितना केस है ब्रिजभूषण शरण सिंह पे, कैसे बेशक लोगों वो को हो गया। चुनते हैं हाँ, ये प्रश्न है, लेकिन ऐसे लोगों को चुनने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, ये भी बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हमारे पास सांपनाथ या नागनाथ में ही चुनने का ऑप्शन रहता है और हम उन्हीं को वोट देते हैं। पार्टियां उसी को उन्हीं विधायकों सांसदों से सरकार बनाती है। अगर मतदाता वोटर के बहुमत से सरकार बनती तो शायद डिफरेंट स्थिति होती। मैं आता हूं पीयूष पंत जी के पास। पंत जी, देखिए, अब इस चर्चा बहुत हो गई इस विषय पर कि जो महिला पहलवान है उनके साथ सरकार खड़ी नहीं दिख रही है, बल्कि उनके साथ खड़ी दिख रही है जो इन महिला पहलवानों को धरना पर बैठने के लिए जो लोग जिन्होंने मजबूर किया, जो उत्पीड़क हैं उनके साथ खड़ी है, पीड़क के साथ खड़ी नहीं है। तो ये कैसी डेमोक्रेसी है भाई? 543 सांसदों की का ये संसद, नया सदन बना, पूरे देश में पक्ष भी है विपक्ष भी है, लेकिन महिला पहलवान अकेले ही संघर्ष कर रही है। भाई क्यों नहीं सारा काम धंधा छोड़ के राजनीतिक पार्टी इसी को प्रमुख मुद्दा बना लेती? चाहे बीजेपी आती तो और अच्छा, नहीं आती तो भी और अच्छा। बीजेपी क्यों आएगी जब वो उत्पीड़क के ही साथ खड़ी है? तो ऐसा क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको केवल सरकार बनाने की चिंता रहती है। इसको लोग मुद्दा के रूप में देखते हैं। मुद्दा अगर मिलेगा, वोट अगर उससे जुड़ा होगा तो आएंगे और नहीं जुड़ा होगा तो नहीं आएंगे। देखिए प्रेम जी, बड़ी विषम स्थिति है हमारे यहाँ। और लोकतंत्र तो सही मायने में, अगर देखिए, आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र एक नाम के लिए है। असली लोकतंत्र जो आत्मा होती है, जो लोकतंत्र का व्यवहार होना चाहिए, वो पूरी तरीके से हमारे यहाँ नहीं है। एक दिखावा जरूर है। और जिस तरह से जो है ये चाहे वो पार्लियामेंट हाउस ले लीजिए आप, चाहे और दूसरी संस्थाएं ले लीजिए, सब जो है अपना एक लोकतांत्रिक चरित्र जो है वो खोती चली जा रही है पूरी तरीके से। जहां तक देखिए, विपक्षी दल भी चूंकि उसी प्रक्रिया के हिस्से हैं और उनका विरोध होना चाहिए, और लेकिन वो विरोध कर भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका तात्पर्य शायद ये था कि उसको एक आंदोलन के रूप में खड़ा करना, लेकिन जैसे किसान आंदोलन में हुआ था, यहाँ पे भी महिला खिलाड़ियों ने ये है पहले ये इच्छा जताई थी कि हम ये मंच किसी राजनीतिक दल को या किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं उपलब्ध कराएंगे, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। लेकिन बाद में जो है, अभी कुछ समय पहले ही जो है, उन्होंने ही उस मंच को खोला, ताकि उनको लगा कि हम पे जो है बहुत लेकिन ज्यादा। पीयूष जी, वो तो पुरानी बात हुई। आज तो सारे लोग मंच पर जा रहे हैं ना। जब मेडल विसर्जित करने के लिए ये निकल पड़ी तो कितने नेता साथ आए? हाँ, निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये आपने जो उठाया है बहुत बड़ा सवाल है कि उसके लिए भी जो खाप पंचायत और जो सिर्फ जो आप कह लीजिए जिसमें टिकैत जो है वो उनको आगे आना पड़ा, जबकि तमाम इतने सारे विपक्षी दल हैं हमारे देश में, और हर कोई जो है महिलाओं की जो है वो भागीदारी की को लेके जो है बड़ी बड़ी बातें करता है और उनके सपोर्ट में आगे आता है। और हर कोई ये कहता है, अभी देखिए जो है कि आप आजकल एक एडवर्टीजमेंट देख रहे होंगे पूरी तरीके से, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बात कर रहे हैं, हमने इतने स्टेडियम बना दिए, इतने खिलाड़ी कर दिए, इतने वो कर दिए, इतने खेल कर दिए, लेकिन कहाँ ये खिलाड़ी जो है, ये खिलाड़ी जो है इस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो वो तो चलिए वो उसी हिस्सा है जिसके हिस्से जो है नरेंद्र मोदी है, वही जो है कि वो सत्ता के हिस्से हैं, वही प्रताड़ित कर रहा है इन खिलाड़ियों को। लेकिन निश्चित रूप से ये मेडल वाला जो मामला है, इसमें कोई भी अगर विपक्षी दल नहीं आ रहा है उनके साथ, तो मुझे लगता है ये एक गंभीर सवाल है। और कहीं न कहीं विपक्षी दल, इसमें मुझे नहीं लगता कि विपक्षी दलों को ये लग रहा है कि या वोट की राजनीति कहीं नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो नहीं, ये बात भी सही है कि वोट की राजनीति दिमाग में रहती है कि अगर इनसे नाराज हैं तो हमारे पक्ष में आ जाएंगे, इसलिए बढ़ चढ़ के आ जाते हैं साथ में। इसी तरह जो है कि सरकार ने भी कोशिश करी कि उनको बांट दो, जाट और नॉन जाट, और जो है समाज एक एरिया से, एक स्टेट से और इधर से एक करके बांटने की कोशिश हो रही है। और लेकिन निश्चित रूप से, लेकिन इसमें जो है कम से कम गंभीर मसला, अगर इतनी हताशा हो जाए
खिलाड़ियों में जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया हुआ है, जो मेडल लेके आए हैं, वो ये डिसाइड कर ले कि हमको तो जो पवित्रता है मेडल्स की, उसकी पवित्रता को बनाए रखना तभी संभव होगा कि जब हम उनको गंगा में बहा दें। मतलब वही गंगा ही एक ऐसा स्थान है, उसी की गोद ऐसी पवित्र गोद है जहां ये जो मेडल्स की पवित्रता जो है वो उसको समाहित हो सकती है। तो समझ लीजिए कितनी हताशा है, कितना उनके अंदर, कितना दुख होगा उनके अंदर, उनके परिवार वालों के, वही माँ बाप जिन्होंने उनको अपना पसीना बहाया, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, ये बच्चों ने जो मेहनत करी है आगे बढ़े, आज ये हाल हो रहा है कि सरकार जो है कुछ नहीं रही, उल्टा जो है अत्याचार कर रही है, पुलिस के द्वारा करवा रही है उनके ऊपर जो है, और प्रधानमंत्री के कान में जू नहीं रेंग रही है इससे। और प्रधानमंत्री जिसके लिए जो है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं राहुल गांधी को कुछ न कुछ कहते जा रहे हैं और देश का अपमान कर दिया, और प्रधानमंत्री को ये कह दिया वो कह दिया। प्रधानमंत्री अब कहाँ गए जब इस तरह की जो अपनी बेटियां जो हैं, और वो बेटियां जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, वो तो एक उन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया कि अपना मेडल वापस मत करो, मैं चलो देर से ही सही, मैं जो है उसका इस्तीफा ले रहा हूं। आखिर ऐसा क्यों नहीं है प्रेम जी? मैंने पहले भी कहा कि ये सरकार जो है अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के जो है से घिरी हुई सरकार है। यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, जिनके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं कि उनका कद इतना बड़ा है, वो ये जो है कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते सिद्धांतों से, आज वो जो है लगता है कि ऐसे ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनके अंडर प्रेशर में काम कर रहे हैं। नहीं तो क्या वजह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं हटाया जाए? इसलिए कि उसके पास वोट है, उसके पास जो है ठाकुरों का वोट है, उसके गांव का वोट है, लेकिन उसके पास 55 कॉलेज भी हैं। 55 कॉलेज का मतलब आप समझ रहे हैं कितनी जमीन हथियाई गई होगी। इस पे क्या ईडी की इंक्वायरी कभी की गई? क्या नहीं की गई है। इस पे क्या जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कभी कोई कुछ ऑपरेशन चलाया? क्या नहीं चलाया। लैंड माफिया क्या इसको नहीं कहेंगे आप? कि आखिर इतनी जमीन कोई सांसद कैसे जमा कर सकता है? चलिए पुश्तैनी जमीन थोड़ी होगी, लेकिन आदमी पुश्तैनी जमीन को नहीं लगाता, वो ये काम नहीं करता है कि कॉलेज खोलेगा तो बहुत पुण्य का काम करेगा। वो पैसा कमाने के लिए कॉलेज खोलता है। जितने राजनेता हैं वो तमाम जो है, तो ये तमाम सवाल हैं, क्यों नहीं पूछे जाते, सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? तो निश्चित रूप से जहां सत्ता पक्ष तो आए कटघरे में है, आपने जैसा कहा कि निश्चित रूप से विपक्षी दल भी जो है जिस तरह से उनको कूद पड़ना चाहिए था, उस हिसाब से हम देख नहीं रहे हैं कि वो कूद रहे हो। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इससे जो है बहुत ज्यादा वोट नहीं मिलेगा, या वो जो है जो दूसरी जातियां हैं वो नाराज हो जाएंगी, इस तरह कोई होगा। लेकिन ये एक बहुत आश्चर्य है कि विपक्षी दल भी जो है यहाँ पे जो है कि उस तरह से एक्शन पे नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए लोकतंत्र का एक दिखावा है हमारे यहाँ, और आप देखिए जिस तरह से हो रहा है, लोकतंत्र के जो सिद्धांत है, लोकतंत्र का जो माहौल होना चाहिए, जो लोकतांत्रिक एक देश में जो है, वो कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। पुलिसिया राज दिखाई दे रहा है, शोषण दिखाई दे रहा है, और डर का माहौल दिख रहा है, डराया जा रहा है लोगों पे। इस तरह से उनको डराया जा रहा है कि वो अपनी बात कहे नहीं, बात कहे तो उन पे एक्शन हो रहा है, उन पे पुलिस की बर्बरता की जा रही है। तो ये क्या एक हेल्दी लोकतंत्र की निशानी है? बिल्कुल नहीं निशानी है। और वहां पे सत्ता और विपक्ष की जो भूमिका है वो साफ दिखाई दे रही है कि ये लोकतंत्र तो मुझे नहीं लगता कि एक कोई हेल्दी लोकतंत्र है ये, और लोकतंत्र है भी कि नहीं है, मुझे इस पे भी शंका है। जी, मैं इससे पहले कि सत्यदेव चौधरी जी के पास आऊं, उस वीडियो को एक बार फिर दिखाना चाहता हूं। जो है केंद्रीय मंत्री हैं मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? चलो मैम रेसलर्स अपने मेडल बहा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी आप? कानून नियम प्रक्रिया चल रही है मैम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, आप महिला सांसद हो। जी, महिला मंत्री है, महिला है, महिलाओं पे नहीं बोल रही हैं, वो भी मायने नहीं रखता है यहाँ पे। और इतना बड़ा मुद्दा है, वो भाग रही है वहां। इससे बड़ी पराकाष्ठा क्या होगी प्रेम जी? कि मतलब जो है कि एक मंत्री को जो है कि मीडिया से भागना पड़ रहा है, मतलब।
तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है जो है इस लोकतंत्र का। जी, इस तस्वीर को दिखा करके मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहता था और ये बोलने के लिए आना चाहता था कि देखिए, इस तस्वीर में पत्रकार पूछ रही हैं कि महिला मेडल विसर्जित करने जा रही हैं, आप कुछ बोलेंगे? यानी समझिए मेडल विसर्जित करने से पहले की बात है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि मेडल विसर्जित करने से रोकने के लिए वहां विपक्ष क्यों नहीं गया। सत्ता पक्ष के मंत्री को तो पत्रकार पकड़ पकड़ के पूछ रहे हैं और वो भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, इस सवाल को सामना करने को तैयार नहीं है। तो मैं चौधरी साहब के पास आना चाहता हूं एक और सवाल साथ में जोड़ करके कि देखिए, राहुल गांधी अमेरिका में बोलते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में कि प्रधानमंत्री जी के सामने अगर ईश्वर भी आ जाएं तो ईश्वर को भी वो समझाने लगेंगे कि ब्रह्मांड में कैसे बनना चाहिए। और उनका कहने का मतलब था कि वैज्ञानिकों के बीच बैठ के वैज्ञानिकों को समझाने लगते हैं, धार्मिक लोगों के बीच बैठ के धार्मिक लोगों को ज्ञान देने लगते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने क्षेत्र के उनको वो बैठ के ज्ञान देने लगते हैं और उनका बस चले तो ईश्वर अगर बैठे तो उनको भी वो ब्रह्मांड का ज्ञान देने लगेंगे। इस पर ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोलकर राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। जी, वो तो देखिए, इन सत्ताधारियों का कैरेक्टर यही है, इनका यही चरित्र है कि विषय के ऊपर आइए मत और विषय को भटकाने की बात करो। तो मैं जिस प्रकार अभी पिछली बारी मैं आपको पिछले वक्तव्य में ये कह रहा था कि जिस प्रकार एक गंगा पुत्र महाभारत में थे, हमारे आज की राजनीति में भी एक गंगा पुत्र हमारे सामने है जो बार बार गंगा की बात करके और इस राजनीति की बात करते हैं। इसका समाधान अगर आप कोई 2024 के अंदर भी यदि ये चुनाव होगा तो ये जो आज की राजनीतिक पार्टियां हैं इनके भरोसे आप मत रहना। ये सब के सब गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने वाले हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे को काटने वाले हैं और ये सब के सब इनको अपनी मौत का डर लग रहा है इसलिए एकता की बात करते हैं, वरना इनको लोगों के गरीब लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए एकता की बात करते हैं, वरना इनको समाज से क्या लेना देना है। अगर ऐसी कोई बात होती तो बहुत पहले ही कर चुके होते ये काम, आज तक भी इनके समझौते नहीं होते, आज तक भी इनका लीडर तय नहीं होता, तो ये समस्या का समाधान नहीं करेंगे। ये तो एक ऐसे अवसर की तलाश में है कि कौन किसको दबोच ले, सांप और नेवले की तरह। बस जब जिनको मौत का डर लगता है तब ये एक होने की बात करते हैं। तो आज के दिन अगर आपको इसका पक्का समाधान करना है तो जैसे महाभारत के अंदर एक युग पुरुष आए थे जिन्होंने धर्म का, सत्य का और न्याय का पक्ष लिया, इसी प्रकार आज की राजनीति में मैं जहां तक समझता हूं केवल सत्य बहुमत ही एक ऐसी राजनीति है जो आपको इन सारे अन्याय से, अधर्म से और असत्य से बचा सकती है। आप एक क्षेत्र के अंदर भी अगर आपने इस पूरे देश के अंदर एक क्षेत्र के अंदर भी अगर कोई एक ऐसा उदाहरण बना के इसकी चर्चा कर दी तो आप देख लेना सारी राजनीति बदल जाएगी। वरना 2024 का भी यदि मौका आप चूक गए जी चौधरी तो साहब, आप इसके ये कह बाद रहे में हैं आपको ये अवसर दोबारा मिलना भी नहीं है फिर ये। जी चौधरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप जो जिस सत्य बहुमत की वकालत करते हैं और सत्य बहुमत का मतलब मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाने की बात, तो इस एक उदाहरण को अगर एक छोटे से क्षेत्र में भी लागू कर दिया जाए, देशव्यापी चर्चा का विषय बना दिया जाए, तो पूरे देश में इस ओर सबका ध्यान जाएगा कि मतदाताओं के बहुमत से एक निश्चित सरकार, स्थिर सरकार बनाई जा सकती है जो मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होगी, न कि सांसदों के प्रति जिनकी खरीद फरोख्त लगातार होती है, जो उद्योगपतियों की गोद में होते हैं, उनके इशारे पर काम करते हैं और भ्रष्टाचार की जो जननी जो है वो बन गई है, चूंकि सांसदों की खरीद फरोख्त से ही सरकार होती है। तो आप सत्य बहुमत के आधार पर एक विकल्प देने की बात कर रहे हैं कि लोग इस पर सहमत हों। मैं एक बार ओमनाथ जी के पास आता हूं, बहुत संक्षेप में। ओमनाथ जी, अनिल गुप्ता जी कट गए हैं, उनका फ्रेम भी सही नहीं है,
तो थोड़ी देर में वो फिर से जुड़ेंगे। ओमनाथ जी, क्या लगता है इस पर बहुत संक्षेप में थोड़ी सी बात कर लें जी कि सत्य बहुमत की जो सियासत कह रहे हैं सत्यदेव चौधरी जी, उससे आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? सर, इनके बात से हम एकदम बिल्कुल 100% सहमत हैं। जब तक जनता का माने वो योगदान नहीं होगा सरकार बनाने में, जब सिर्फ अभी जो वर्तमान में स्थिति है वो कहने के लिए है कि मैंने आप चुन के भेजे हैं, लेकिन इसमें इतना पेच है कि आप मैंने हमको लगता है कि कोई एक आम मतदाता अपने सांसद से मिलना चाहे तो हमको नहीं लगता है कि वो मिल पाएगा। अब ये मैंने कोई आम मतदाता चाहे कि हम अपने सांसद से मिलके ये बात कहें तो नहीं मिल पाएगा। जब वो अपने बीच का अपने उसके उसके वोट की जब अहमियत होगी तब जाके सांसदों को लगेगा कि नहीं, ये एक बंदे को भी अगर हम नाराज करते हैं तो मेरा बहुत नुकसान होगा। अभी क्या है कि अभी जैसे बधुआ मजदूर होते हैं ना, आपको प्रेम जी हम बता रहे हैं, गांव में चले जाइए तो वहां सांसद लोग ना वो पैसा देते हैं। जैसे किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ कुछ है, तो वो जाके वो अपना वोट बैंक तैयार करते हैं। तो वोटर तो स्वतंत्र है नहीं, उसको बधुआ बधुआ वोटर भी कह लीजिए। कई सांसद जो मैंने ग्रामीण इलाकों से आते हैं, हम जानते हैं ऐसे लोगों को कि वो अपना पैसा देके उस पूरे गांव को खरीद लेते हैं और उसके बाद उनकी तूती बोलती है वही करते हैं। लेकिन जब उनको लगेगा कि नहीं, ये आदमी स्वतंत्र है और जो सत्य बहुमत की बात करते हैं चौधरी साहब, उसके अनुसार अगर चुना जाए तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि आप जिसको भेज रहे हैं वो आपके प्रति जिम्मेदार है। ये तो होगा ही होगा। और एक और बात बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ये पहलवानों का जो वहां प्रदर्शन चल रहा है, आप नीतीश कुमार विपक्ष जोड़ों की राजनीति कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, कभी मुंबई जा रहे हैं, कभी उड़ीसा जा रहे हैं, लेकिन उनको एक बार भी नहीं लगा कि यहाँ जाके वो उन बच्चों से मिले, लड़कियों से मिले और उनकी समस्या को जो एक साथ सारे लोग मिलके पुरजोर तरीके से रखते तो सरकार को भी सुनने के लिए मजबूर होना पड़ता। लेकिन ये नीतीश कुमार भी सोच रहे हैं कि अरे ये तो इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो मेरा समय बर्बाद होगा, क्योंकि ये हरियाणा तक सीमित रहेगा। उसी तरीके से दूसरे और भी जो नेता हैं वो यही सोच रहे हैं कि हम इससे हमको कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब वो सारे लोग इसको एक साथ मिलके उठाएंगे तो इसको राष्ट्र से जोड़ के देखे, वो राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं हमारे, विदेशियों से मेडल छीन के लेके आते हैं। इसको इस तरीके से रख के इन लोगों को एक साथ आके इस मुद्दों को उठाना चाहिए, जो ये लोग विपक्ष भी नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी का काम करके आ रहे हैं और सरकार तो खैर सुन ही नहीं रही है, गूंगी बहरी बनी पड़ी है। जी, आखिरी कमेंट के लिए मैं पीयूष जी के पास आता हूँ। एक फैक्ट रखते हुए पीयूष जी, अभी हाल में कर्नाटक का चुनाव हुआ, मैंने पूरी मेहनत की और निकाला कि हर एक एमएलए को कितने वोट मिले, तो सारे एमएलए के वोट मैंने जोड़े और उस वोट को देखा तो जितने हारे हुए उम्मीदवार के वोट थे उनको जोड़ना तो बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि टोटल जो वोट हुआ है उसमें से हमने जीते हुए को माइनस कर दिया तो हारे हुए का निकल गया। तो जीते हुए के उम्मीदवारों के यानी विधायकों के वोट्स चुने तो हमने देखा कि सदन जितने वोटों से बन रहा है वो जितने वोटों से सदन नहीं बन रहा है उसके मुकाबले बहुत कम है। बात समझ रहे हैं कि सदन का निर्माण टोटल जो वोट कास्ट हुआ है उसके आधे से बहुत कम है। एक मेरे ख्याल से वो फिगर मैं अभी लेकर नहीं बैठा हूं, लेकिन हाँ 1,89,24,781 वोट्स का से सदन बना, जबकि जो टोटल वोट्स हम निकालते हैं तो 1,96,00,000 के करीब था। तो ये जो है अल्पमत की, इसका सदन ही अल्पमत में है तो सरकार तो अल्पमत में होगी ही। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये जो हमारा सिस्टम है जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है, जो चुनाव का जो सिस्टम है उसकी ये त्रासदी है। देखिए, फर्स्ट पास द पोस्ट वाला सिस्टम है, प्रपोजल रिप्रेजेंटेशन को भी सिस्टम हमने ले रखा है। उसकी ये त्रासदी है कि यही होता है कि जो अल्पमत वाला जो है वो सत्ता में बैठ जाता है, विपक्ष वाला जो है वो जो हारता है वो ज्यादा संख्या में वोट लेता। अगर टोटल आपने बताया, हम तो विपक्ष और सत्ता पक्ष की बात ही नहीं कर रहे, हम तो पूरे सदन की बात कर रहे हैं। पूरा सदन ही बहुमत का नहीं है, बहुमत वाला नहीं है।
हाँ नहीं, ये तो और त्रासदी है, ये तो और बड़ी त्रासदी है कि पूरा सदन ही जो है कि वो इस तरह से जो है ऐसा है जिसमें कि जो है कि वो अल्पमत वाला जो है वो सदन सदन में काबिज है पूरी तरीके से, और जो बहुमत है वो बाहर है, सदन के बाहर है। ये एक त्रासदी है जिसका जिसका एक सोल्यूशन होना चाहिए। वो यही है कि जब हम उस सिस्टम को बदलेंगे जो हमने चुना हुआ है, उस सिस्टम को, दो तीन है, देखिए चुनावी जो प्रक्रिया होती है उसके दो तीन सिस्टम है। एक होता है कि जिस हिसाब से जो है कि उसको वोट मिल रहे हैं उस हिसाब से, उसके जितने परसेंट वोट मिले हैं उस हिसाब से उसके मेंबर्स पहुंचते हैं सदन में। और ये बहुत सी कंट्रीज में है ये प्रक्रिया जो है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जहाँ पे जिसके दो थोड़े से मत ज्यादा हो गए और जिसको वो जो है कि आपसी लड़ाई में यही 3-4 के हमने कांग्रेस में पिछली बार वो एक बार और वो आगे आपके बढ़ साथ जाता है। बात की थी, पीयूष जी जी, जी आपके जी साथ एक बार और चर्चा हुई थी कि दूसरे के यहाँ क्या है, दुनिया में क्या है, हमारे यहाँ क्या है, हम सब देख रहे हैं। पूरी दुनिया में ये सब कुछ स्थापित है, हम भी 75 साल से इस व्यवस्था को देख रहे हैं। लेकिन विकल्प जो है, जैसे हमने बहुमत की परिभाषा ही नहीं है हमारे देश में। बहुमत सदन के भीतर में कहेगा कि 543 का आधा 272 है, जरूरी है। लेकिन जब विश्वास मत और अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो नहीं, जो मौजूद होगा सदन में उसी का आधा से एक ज्यादा होना चाहिए। भाई एमपी इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो बहुमत है। तो जगह जगह अपने मन मुताबिक जो बहुमत परिभाषित है, यही तो समस्या की जड़ है। एक बहुमत की परिभाषा देश में क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। नहीं देखिए अपने नहीं, बहुमत तो ये तो बात सही है। देखिए बहुमत कहीं पे भी हो, ये जो परिभाषित की गई है वो यही है कि एक भी अगर नंबर ज्यादा हो गया, जितना चाहिए रिक्वायर्ड है, हाफ से एक नंबर ज्यादा, वो आपकी मेजोरिटी हो गई। ये इसको सिंप्लीफाई ये तरीके से किया गया है इस सिस्टम को जो है पूरा पूरा। ये भी हालांकि हालांकि परिभाषित नहीं है पीयूष जी। नहीं तो ऐसा क्यों होता कि कभी 272 मैजिक फिगर होता, कभी उससे कम पे सरकार गिर या बन जाती। ऐसा क्यों होता अगर बहुमत परिभाषित ही होता तो ये तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं जो नहीं है ये नहीं हमने नहीं नहीं, ट्रेडिशन से अपनाई है, कहीं नहीं परिभाषित नहीं है। कम पे तो सरकार नहीं हो बनती है, जितना जो नंबर कैसे है नहीं जो बनती है? प्रेजेंट। प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो होता है सदन में, उसके आधे से एक ज्यादा या कम पर सरकार गिरती हाँ है या बचती है। हाँ, तो एक ज्यादा होता है ना, आधे से एक ज्यादा तो होता है ना, तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ आ गया ना बीच में नया। वो टोटल वो स्ट्रेंथ का टोटल स्ट्रेंथ का अगर आधे से एक ज्यादा बहुमत है तो वही हर जगह लागू होना चाहिए। हर विधेयक में पारित होने में, हर विश्वास मत में वो बहुमत होना चाहिए। बहुमत क्यों बदलेगा रोज रोज? नहीं नहीं, जिस तरह के अलग अलग जो है आप मान लीजिए जिस तरह का कानून बनाना है आपको, या जो डिस्क्वालिफिकेशन का आप मामला ले लीजिए, अलग अलग तरीके से उसके अलग अलग ये बनाया गया है कि कितनी होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए या हाफ होना चाहिए। ये है। अब ये है कि इस पूरी इसके लिए आंदोलन छेड़ा जाए पूरी तरीके से। जिस जिस बात की अगर बात ये कही जा रही है, और जो सत्य बहुमत पे जो बात करना चाह रहा है, तो इसके लिए निश्चित रूप से फिर आपको है कि एक बड़ी एक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है जैसे कि ओमनाथ जी भी कह रहे, तो मुझे लगता है कि जनता भी इस बहुत दोषी है जिस तरह के वो भेजती है सांसद। और वो दोनों बात को अगर मैं लूं तो मुझे लगता है सत्यदेव जी को भी जो है इस प्लेटफॉर्म के बजाय जो है गांव गांव जाके सभाएं करनी चाहिए, वहां पे ऑर्गेनाइज करनी चाहिए मीटिंग्स, और जनता को एजुकेशन करनी चाहिए। क्योंकि जनता मुझे लगता है कि दोषी मुझे लगता है, जैसे कि ओमनाथ जी ने कहा, तो जनता बिक जाती है, दारू पे बिक जाती है, पैसे पे बिक जाती है। इतना तो कर सकती जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा था। हालांकि वो भी बात बहुत सही नहीं थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अपने कॉन्शियस के हिसाब से आप वोट कीजिए, पैसा ले लीजिए, लेकिन उसको ही वोट दीजिए जिसको आपको वोट देना है। तो जनता को तय करना होता है कि हमें कैसे कैसे नुमाइंदे भेजने हैं। तो इसके लिए आपको ग्रास रूट लेवल पे जाना पड़ेगा, जनता के बीच एजुकेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है सतदेव चौधरी जी को जो है वहां जाना पड़ेगा, वहां पे मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी, और ये करना पड़ेगा, एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, तब ये हम मान सकते हैं। पीयूष जी, आप जो बात बोल रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ, एक प्रतिक्रिया के साथ आ रहा हूँ, जी के पास भी आ रहा हूँ, चौधरी साहब के पास भी आ रहा हूँ, छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। लेकिन पीयूष जी जो बात कह रहे हैं उसमें मैं ये बात जोड़ना चाहता हूँ कि मतदाता
दारू पी के वोट दे देते हैं कि पैसा लेके वोट दे देते हैं, इसके लिए हम मतदाता को जिम्मेदार ठहराते हैं। सच ये है कि मतदाताओं की नजर में ये वोट का वैल्यू शून्य हो चुका है। जब शून्य, जो किसकी भी सरकार बनो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो पैसा दे रहे तो दे दो, दारू पिला रहे तो पिला दो। हम तो इसमें जनता को हम दोष क्यों दे रहे हैं? जनता तो समझ चुकी है, व्यवस्था ही सड़ी हुई है। जी ओम नहीं तो जी, आप जिम्मेदारी प्रतिक्रिया किसकी है? जिम्मेदारी भी तो जनता की है। जनता जो है कि हाँ। हराए ऐसे लोगों को वोट ना दे, दूसरे को वोट दे, किसी और को सिस्टम दे। के तहत चलना जनता की जिम्मेदारी होती तो है। फिर सिस्टम तो बनाने में जनता भूमिका निभाती है, वो भी सिस्टम के तहत होता है। अगर डेमोक्रेसी में हमने वही- ऐसा सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है जिसमें जनता को सांपनाथ और नागनाथ ही चुनना है, तो जनता क्या करेगी? यहाँ जनता बेबस हो जाती है, जनता को गुनहगार ठहराने की जरूरत नहीं है। नहीं, जी, लेकिन ओम वो जी। बात सही है, लेकिन एक आंदोलन खड़े करने की इसीलिए होती है। और मैं वही बात बिल्कुल मैं बिल्कुल कि बिल्कुल। आपको इस एक आंदोलन इस करना बात पड़ेगा, जनता को साथ लेना पड़ेगा। जी जी जी। देखिए ओम जी। चौधरी जी बहुत ही एक नेक काम में लगे हुए हैं और वो अपने स्तर से कर भी रहे हैं। अब हम जाके भी देखे हैं, जहाँ से वो हम लोग कई जगह गए हैं, वहाँ देखे हैं कि काम भी हो रहा है। लेकिन क्या है कि इसमें एक चीज हम ऐड ऑन करना चाहेंगे कि चौधरी जी बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। इसको हम लोगों को जन जन तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी बुद्धिजीवियों को लेनी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात, इसमें एक चीज हम ऐड कर रहे हैं, एक देश एक चुनाव एक बहुमत, ये भी तय होना चाहिए। अगर एक देश है, एक चुनाव हो, एक बहुमत, जो संसद में बहुमत बदल जा रहा है, यहाँ जीतने के लिए बदल जा रहा है, तो अगर हम तो सबको भेजे, हो सके वो किसी के दबाव में वॉकआउट कर गए, तो ऐसे नहीं। उनके पास कितने हैं, कितने लोग हैं, स्पष्ट एक बहुमत जो पता है कि इनको सत्ता में है, तो वो एक मेरा स्लोगन ये भी होना चाहिए, चलिए एक देश एक चुनाव एक बहुमत। चलिए, इस पर चर्चा फिर कभी होगी, क्योंकि यह भी बड़ी चर्चा है। मैं चौधरी जी से आखिरी हाँ, ये कमेंट लेता लंबी हूँ, चर्चा क्योंकि है। समय सीमा थोड़ा बढ़ रहा है। देखिए, जी मैं चौधरी साहब। आपको संक्षेप में यही बोलना चाहता हूँ कि हम जनता को दोषी ना ठहराएं। जब ये राजनीतिक पार्टियों के नेता भ्रष्टाचारियों को टिकट देती हैं, तो जनता से पूछ के दे रही हैं क्या? अपराधियों को टिकट देती हैं तो जनता से पूछ के दे रही हैं। जब जनता जनता से पूछ बाइकआउट करे, जनता सवाल उठाए, तो, टिकट मिलता तो हो। जनता बाइकआउट कर रही है पीयूष जी, आप आंकड़े देख लीजिए, बाइकआउट ही तो कर रही है। सदन हाँ तो बन भी ठीक रहा है है। तो बहुमत से नहीं बन रहा है। हाँ तो ठीक जी है, यही प्रोसेस होगा, यही होना चाहिए। ठीक है, जनता रिजेक्ट करे इनको। जी और रही चौधरी बात साहब। आंदोलन की, आंदोलन ही हम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से हम अपनी बात को स्पष्टता से और आधिकारिक रूप से रखते हुए आ रहे हैं कि जैसे एक सांसद सबसे ज्यादा वोट लेके जीता, इसी प्रकार हम कहते हैं कि सरकार बनाने का बहुमत उसी राजनीतिक दल का होना चाहिए जिसके पास अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में सबसे अधिक वोट हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा सत्य बहुमत की सरकार बनने पर हम इसको बना देंगे, जो आज के दिन परिभाषा नहीं है। आप इस भ्रम में मत रहिए चलिए, कि आज के दिन इसी नोट पर बहुमत की चर्चा को परिभाषा है। समाप्त करने की इजाजत दें। हम आप सबका बहुत बहुत आभार, सत्यदेव चौधरी जी, ओमनाथ जी, पीयूष पंत जी, और हमारे साथ जुड़े हुए अनिल गुप्ता जी। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, जो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और गंभीर चर्चा का हिस्सा बनते हैं।